नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित भरतपुर शहर के अंदर। देश का लगभग सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में बेचा जा रहा है। यही कारण है कि भरतपुर जिले के ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। खासतौर से वह पेट्रोल पंप जो कि यूपी और हरियाणा बॉर्डर के आसपास लगते हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोल डीजल की तस्करी ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लोग डीजल पेट्रोल डलवा के ले आते हैं और इस वजह से बॉर्डर से जुड़े हुए राजस्थान के पेट्रोल पंप धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जिस बंसल फिलिंग स्टेशन पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यह भी भरतपुर का सबसे पॉपुलर पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इतना अंतर हो गया कि ज़्यादातर भरतपुर वासी उत्तर प्रदेश जाकर डीजल और पेट्रोल भरवाना पसंद करते हैं। और आज की डेट में इस बंसल फिलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम व्हीकल जो आते हैं वह या तो सीएनजी भरवाने आते हैं या फिर दोपहिया वाहन लेकर आते हैं। तो आज इस बंसल फिलिंग स्टेशन पर ही हम उपभोक्ताओं से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में देश के अंदर उनको डीजल और पेट्रोल महंगा जान पड़ता है, और अगर वह डीजल पेट्रोल महंगा है तो इसके लिए वह केंद्र सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं या राज्य सरकार को। वीडियो लंबा होगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, और कोशिश यही होगी कि हम अनएडिटेड फुटेज इस वीडियो में डालें ताकि आप लोग यह अंदाज़ा लगा पाएँ कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं वह क्या सोचते हैं और पेट्रोल डीजल के बारे में उनके स्वतंत्र विचार क्या हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्रश्न या कोई भी मत ऐसा प्रकट नहीं करेंगे जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हम उसको मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे उपभोक्ता जो कहेगा ऐसा का ऐसा फुटेज हम इस वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। आइए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पेट्रोल डलवाने आए थे? हाँ जी। कितने रुपए लीटर पड़ा? काफ़ी बढ़ रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या रेट है, आपने देखी थी? मैंने नहीं देखी इतने। आपने रेट नहीं देखी? 92 चल रहा है कम से कम पेट्रोल। नहीं, यहाँ पे 102 के ऊपर है पेट्रोल। हाँ, 102 चल रहा है कम से कम। ये आपको लगता है कि यहाँ पे पेट्रोल महंगा है? महंगा तो है ही है, यूपी से तो महंगा है ही है। अच्छा, यूपी से महंगा है। तो आप इस महंगे पेट्रोल के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार को और किसको? आप राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र को नहीं मानते? केंद्र भी है, सरकार ही है, एक तरीके से सरकारी जिम्मेदार है जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो। लेकिन आप अंतर समझते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में? नहीं, इतना ध्यान नहीं देता हूँ। आप इतना ध्यान नहीं देते हैं? अच्छा, लेकिन आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? मोदी को? मोदी को। आप अब मानते हैं कि मोदी सरकार ने तेल महंगा कर रखा है? जी बिल्कुल। क्या आने वाले समय में आप इस डिसीजन पे रिकंसीडर करेंगे मोदी को वोट देने के? दे भी सकते हैं, यदि कोई काम बढ़िया हुआ तो। कम भी हुआ, ज़्यादा तो खैर होना ही होना है। महंगाई तो बढ़ ही रही है। लेकिन आप ये मानते हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है? आपकी बार में तो शायद मुश्किल दे पाएंगे वोट। आप अगली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे? नहीं। कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को भी नहीं, कोई देखेंगे, कोई अच्छी पार्टी आएगी। किसी और पार्टी को वोट देंगे तो अच्छा करेगा, उसी को वोट दिए जाएगी। तो यह उपभोक्ता कह रहे हैं कि आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अपने डिसीजन को रिकंसीडर करेंगे। हम इनसे एक और बात पूछते हैं, महंगे पेट्रोल से आपके परिवार के खर्चे पे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ज़्यादा फुक रहा है। पहले तो लिमिट से ही था, अब तो और ज़्यादा हो गया लॉकडाउन से। आपकी इनकम भी इस दौरान बढ़ी है कि केवल पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ा है? इनकम तो वही है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है। आप ये जो महंगा डीजल पेट्रोल आपको लेना पड़ता है, इसकी पूर्ति आप घर में कौन से खर्चे में कटौती करके करते हैं? कटौती तो यही है कि मतलब जो सेव होता है अपना वो जाता है और कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सेविंग नहीं कर पाते हैं, बाकी और खर्चे आपके? सेविंग नहीं हो पाती है। इस महंगाई के कारण आपके यहाँ सेविंग नहीं हो पा रही है, तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, शादी ब्याह है, उसके लिए आप कहाँ से खर्चा करेंगे? अब वो तो समय बताएगा, देखो क्या होता है। अभी तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस समय तो खर्चे चल रहे हैं, वो भी बहुत हो रही है। अच्छा, हम आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, कांग्रेस की जो सरकार थी 2014 तक केंद्र में, वो ज़्यादा बेहतर थी या 2021 तक ये जो मोदी सरकार है ये आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर है?
पहले तो कांग्रेस ही बेटर थी उस समय तो अच्छा, खर्चे ज़्यादा है, इस समय तो महंगाई भी ज़्यादा है, पहले तो ठीक थी। इन्हें लगता है कि मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रही है और इस वजह से ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार बेहतर गवर्नमेंट थी बजाय आज की सरकार के। आइए हम बात करते हैं एक और उपभोक्ता से। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं साहब? हाँ जी, हाँ जी। क्या रेट है यहाँ पे पेट्रोल, देखा था आपने? अभी 100 के पार है। महंगा लगता है? 100 के पार है। महंगा है, महंगा है। आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं इस महंगे पेट्रोल के लिए? सरकार को ही मानते हैं। सरकार मतलब राजस्थान सरकार या भारत सरकार? राजस्थान सरकार ने वैट ज़्यादा लगा रखा है। आप राजस्थान सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, भारत सरकार को नहीं मानते? भारत सरकार को नहीं मानते। अगर राजस्थान सरकार 10 रुपये लीटर का वैट नहीं लगाए, कम लगाए, तो आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा? हाँ, 90 हो जाएगा और स्टेटों की तरह ही हो जाएगा। और स्टेटों की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर इसी हिसाब से महंगाई बढ़ती रही तो फिर यहाँ फिर से 102 हो जाएगा। फिर से 102 हो जाए। लेकिन तब तो आप केंद्र को जिम्मेदार मानेंगे? मानेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार अपना वैट कम कर ले तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, लेकिन अगर उसके बाद भी कम करने के बाद अगर फिर से रेट बढ़ती है उसके लिए वह केंद्र को जिम्मेदार मानेंगे। हाँ जी सर, पेट्रोल डलवाने आए हैं? नहीं, गैस डलवाले आए हैं यूको में, सीएनजी में। अच्छा, आप सीएनजी से काम चला रहे हैं? यानी पेट्रोल बहुत महंगी है तो गाड़ी कम डल पाती है पेट्रोल, और गाड़ी एवरेज भी कम देती है, और 100 के बराबर तो पेट्रोल पहुंच गई। हाँ, पेट्रोल यहाँ पर इस समय 102 रुपये है। 102 रुपये है तो एक बात बताओ, गाड़ी 8-7 का एवरेज दे रही है, कहाँ से डलवा लेंगे? सीएनजी से काम चलाना पड़ रहा है। तो महंगे पेट्रोल से आपको फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है महंगे पेट्रोल से। तो आप जो पहले आप ये क्या मान के चलते हैं कि राजस्थान में चूंकि पूरे भारत से महंगा पेट्रोल है तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार ज़्यादा है या राज्य सरकार ज़्यादा है? ये तो केंद्र सरकार ज़्यादा है, राज्य केंद्र सरकार ज़्यादा है क्योंकि उसने पूरे भारत में रेट ज़्यादा कर रखी है। हाँ, यूपी में तो कम से कम 92 रुपये लीटर है पेट्रोल, यहाँ पे 102 रुपये लीटर बता रहे हैं पेट्रोल को। हाँ, तो 10 रुपये यहाँ पे गहलोत सरकार ने बढ़ा रखे हैं। हाँ जी। आप ये मानते हैं कि गहलोत सरकार ने भी पैसे बढ़ा रखे हैं या केवल केंद्र की वजह से ही यहाँ राजस्थान में पेट्रोल महंगा है? केंद्र की वजह से ही राजस्थान में महंगा है पेट्रोल। आप किस पार्टी के वोटर हैं? वोटर तो हम बीजेपी के ही हैं। आपने बीजेपी को वोट दिया है? हाँ जी। आगे अब क्या आप अपने इस फैसले को रिकंसीडर करेंगे वोट देने को कि बीजेपी की बजाय आप किसी और पार्टी को वोट देंगे? लेकिन जो पेट्रोल डीजल को लेते हुए तो काफ़ी महंगा कर रखा है, लेकिन वोटर की बात अगल है। वोटर तो अपने हिसाब से दिया जाता है, फिर भी वोट अभी दिया है, आगे भी देंगे, लेकिन कम से कम उनको ये भी इतना भी तो सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा, इतने महंगा कर रखा है। तो आपको ये मानते हो कि भले ही आप वोट भले ही बीजेपी को ही देंगे आगे भी, तो महंगाई से, इससे पेट्रोल महंगा होने से, डीजल महंगा होने से आपके वोट देने के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वोट से कोई फर्क नहीं, लेकिन उनको सोचना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन जनता हमारे साथ में इतना कर रही है, लेकिन उनके साथ में इतना गलत तो नहीं करें। इतना महंगा पेट्रोल डीजल कर रखा है उन्होंने। तो मोदी जी के लिए स्पष्ट संदेश है कि हाँ, भले ही हम आपके वोटर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत को सीमित रखें ताकि आम भारतीय भी अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे साथ हैं एक और उपभोक्ता, आइए उनसे बात करते हैं। पेट्रोल डलवाने आए थे? जी सर। क्या किस रेट पड़ा? 103। 103? महंगा लगा 103 रुपये लीटर? हाँ, महंगा तो है। आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? राज्य सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है या केंद्र सरकार इसके लिए? अब राज्य सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। तो राज्य सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, केंद्र नहीं? जी नहीं, यूपी में सस्ता है यहाँ से, राजस्थान से। यूपी में यहाँ से सस्ता है राजस्थान से? जी। लेकिन आपको लगता है कि यूपी में अगर ये 92 है या 93 रुपये प्रति लीटर है तो वो सस्ता है? यूपी में हाँ, यहाँ से तो सस्ता है यही। अच्छा, कंपेरेटिवली राजस्थान से यूपी में सस्ता है, लेकिन आप 92 या 93 रुपये लीटर पेट्रोल को भी सस्ता मानते हैं? नहीं, सस्ता तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ न कुछ तो कम है ही राजस्थान से, यूपी में भी। तो ये जो महंगा पेट्रोल आप ले रहे हैं
ये जो महंगा पेट्रोल आप ले रहे हैं, इसकी आपूर्ति, इसको जैसे आपने महंगा पेट्रोल यहाँ खरीदा है, तो इसकी पूर्ति आप घर के किन खर्चों में कटौती करके कर रहे हैं? अब खर्चे तो सभी चल रहे हैं, ये तो मजबूरी में डलवाना पड़ता है पेट्रोल, कहीं जाएंगे तो डलवाना परेशानी है। अब की समस्या का समाधान तो निकालना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करने के लिए। अगर जीवन जीना है तो मनुष्य कुछ ना कुछ तो करेगा ही, सब क्या नहीं करेगा। तो आपको किन खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है? खर्चे सभी बरकरार चल रहे हैं। तो फिर ये आपकी इनकम भी बढ़ी है क्या, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी है? हाँ, सरसों का लाए का भाव भी तेज हो गया है, तो किसान को तो थोड़ा सा मदद मिल ही रही है। यह किसान है और चूंकि सरसों के भाव की अच्छी पैदावार इस बार सरसों की हुई है और सरसों का भाव भी ठीक है, इस वजह से यह कह रहे हैं कि इनको उस मद में इनकम ज़्यादा हुई है, इस वजह से यह कुछ हद तक डीजल और पेट्रोल की महंगाई को झेल पाने में सक्षम है। हम इनसे पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया था पिछली बार? मोदी सरकार को। आप मोदी जी के वोटर हैं जी। अब ये चूंकि डीजल और पेट्रोल महंगा बिक रहा है, तो अगला जो वोट आप देंगे उसको मोदी जी को देने से पहले रिकंसिडर करेंगे क्या? जी, वोट देने के लिए गवर्नमेंट को तो पेट्रोल के हिसाब से तो वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन और भी कई समस्याएं हैं जो मोदी सरकार उनको सॉल्व कर रही हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मोदी जी को वोट देंगे। ये कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के मामले में तो ये मानते हैं कि मोदी जी को वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन मोदी सरकार कई और समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से यह मोदी सरकार को वोट देना पसंद करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर इन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनको हल करने का प्रयास कर रही है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप समझते हैं कि मोदी सरकार हल करने का प्रयास कर रही है? अब यहाँ से आगे कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा। नहीं, आप जो आपको लगता हो, कुछ भी कोई ऐसी समस्या हो जिसको आपको लग रहा है कि उसको सॉर्ट आउट करने का मोदी सरकार प्रयास कर रही है, आप बोलिए। कुछ भी आपको लगता है जिसकी वजह से आप अपना वोट मोदी सरकार को ही देना पसंद करेंगे। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारे साथ उनके साथ बैठे हुए उनके अंकल हैं, वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए। किसान परेशान है, कुछ वो नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने तो ये कहा है कि जो नए कृषि कानून वो लेके आए हैं उसकी वजह से किसानों की इनकम अगले 1-2 साल के अंदर ही डबल हो जाएगी। हो जाएगी तो आगे देखेंगे। आपको मतलब भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है अभी। कुछ हो जाएगा जब भी तो देखेंगे, जब होगा नहीं तो कहाँ से देख लेंगे। आप खुद किसान हैं? हाँ जी, किसान है। तो आप मोदी सरकार को किसानों की हितैषी नहीं मानते? हम मानते हैं, कुछ अगर मोदी सरकार किसानों के लिए करेगी तो मानेंगे, और नहीं कैसे मान लेंगे। लेकिन मोदी जी तो 6,000 रुपये हर वर्ष 2-2 हज़ार रुपये करके आपके खाते में डालते हैं ना? आए हैं, किसी के नहीं आए हैं। मतलब वो 6,000 रुपये भी सभी किसानों को नहीं मिले? नहीं मिले। आपको नहीं मिले? नहीं मिले। इनको वो जो मोदी एक किसान सम्मान निधि के नाम से जो 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने में डालते हैं, उस बारे में भी ये कह रहे हैं कि वो पैसा भी हर किसी किसान को नहीं मिला है और शायद इनको भी नहीं मिला है। लेकिन महंगा डीजल और पेट्रोल आपको खरीदना पड़ रहा है? पड़ रहा है, हाँ। डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है। इससे आपका जो खेती आप करते हैं, तो महंगे डीजल की वजह से क्या खेती करने की जो लागत है वो भी बढ़ी है क्या? हाँ, बढ़ी है सब। जुताई महंगी हो गई है। जुताई महंगी हो गई है? हाँ, 250 रुपये बीघा हो गया है। जुताई 250 रुपये बीघा हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से। हम सभी जानते हैं कि जुताई ट्रैक्टर से की जाती है और ट्रैक्टर में डीजल डलता है, इस वजह से 250 रुपये बीघा हो गया है। ये पिछले वर्ष कितना था? पिछले वर्ष 180। पिछले वर्ष 180 रुपये बीघा था और इस वर्ष यह 250 रुपये बीघा हो गया। इस हिसाब से तो काफ़ी लागत बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई साहब, क्योंकि एक साल में काफ़ी जुताइयाँ होती हैं। हाँ। तो भतीजे हैं, वो मोदी समर्थक हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी बहुत सारा काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे भी उनको वोट देना जारी रखेंगे। लेकिन चाचा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं, उनकी कुछ ग्रीवेंसेज हैं मोदी सरकार से। लेकिन हम एक बार फिर से भतीजे जी से पूछेंगे कि ऐसा कौन सा काम उन्हें याद आता है जिसको मोदी सरकार कर रही है, जिसकी वजह से वह मोदी सरकार को वोट देना आगे भी पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की पूर्ण कोशिश में हैं।
मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके रोजमर्रा की जिंदगी जो है, तहसील है, अस्पताल है, पुलिस थाना है, क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी को भी अगर आप मोबाइल लेके किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाता है उसी जगह पर फिर भी आज भ्रष्ट लोग हैं वो आज भी नहीं मान रहे हैं और योगी सरकार यूपी में उनको तुरंत ही सस्पेंड कर देती है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बात होती है भ्रष्टाचार की और जो ऊपर तक पहुंच जाती है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, तो योगी सरकार तुरंत एक्शन लेती है उस पर। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा एफआईआर उन्हीं लोगों पर की है जो उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं। ये चीज़ तो मुझे नहीं मालूम है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार वो एक इकलौती सरकार है जिसने उन सारे लोगों पर एफआईआरें की हैं जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी और उत्तर प्रदेश की संस्थाओं का भ्रष्टाचार सामने लाया था। तो उत्तर प्रदेश का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप राजस्थान के रहने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आप यूपी के रहने वाले हैं, तो फिर आपने पेट्रोल यहाँ राजस्थान से डलवाई? जी, अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो वो तो डलवानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको मजबूरी में पेट्रोल यहाँ डलवानी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और उपभोक्ता हैं जो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आए हैं, डीजल, हम उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। पेट्रोल डलवाने आए थे? जी, पेट्रोल डलवाने आए थे। किस रेट मिला पेट्रोल आपको? 101 मिला है। 101 मिला है? नहीं, लगभग 102 रुपये से ऊपर रेट है। मैंने देखा नहीं है अभी, 102 होगा। महंगा है 102 रुपये, या आपको लगता है कि नॉर्मल रेट है? नहीं, महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। कितने रुपए आपको लगता है ज़्यादा महंगा है? करीबन 40 रुपये महंगा है। 40 रुपये महंगा है। तो आप क्या मानते हैं कि जो पेट्रोल यहाँ पे महंगा है उसके लिए राजस्थान सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है या केंद्र की मोदी सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है? केंद्र की सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, डीजल पेट्रोल के लिए। तो महंगे डीजल पेट्रोल के लिए केंद्रीय सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। और क्या, वैसे राजस्थान सरकार ने भी वेट ज़्यादा लगा रखा है राजस्थान में, और बताओ और प्रांतों के अलावा। कुछ हद तक राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ये मानते हैं कि ज़्यादातर मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये मोदी जी को वोट दिया था इन्होंने पिछले चुनाव में या मोदी जी के खिलाफ वोट दिया था? मोदी जी को वोट दिया था पिछले चुनाव में। आपने मोदी जी को वोट दिया था? जी। लेकिन अब चूंकि डीजल और पेट्रोल महंगा है, क्या अगले वो चुनाव में आप मोदी जी के खिलाफ वोट करने को कंसीडर करेंगे? तो महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो खिलाफ तो करना ही पड़ेगा। किसानों के लिए इतना नुकसान कर रहे हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार नुकसान कर रही है, क्या डीजल की प्राइस के मारे ही किसानों का नुकसान हो रहा है या कुछ और भी नीतियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है? और भी नीतियाँ वो लेके आए उसको, प्लान को, उसकी वजह से डीजल महंगाई सबसे ज़्यादा तो डीजल पेट्रोल की उससे नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा तो जो डीजल और पेट्रोल की रेट है वही अखर रही है। इसके अलावा शायद आपका जो नए किसान कानून है उनकी तरफ कोई इशारा था? हाँ, नए किसान कानून भी खिलाफ हैं हम उनके। नए किसान कानूनों के खिलाफ हैं सरकार से अपन। आप मानते हैं कि नए किसान कानूनों से किसानों का फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा? नुकसान ज़्यादा होता है। एक दो नुकसान आप बता सकते हैं जो आपने कहीं कानून पढ़ के या फिर लोगों से बात करके आपने जाना हो? ये टेंडर वेंडर पे देंगे, वो ये करेंगे, तमाम उस पर चले जाएगा किसान। फिर क्या करेगा? किसान के हाथ में क्या रहेगा? ज़मीन जो कंपनियों के लिए वो चले जाएगी तो किसान तो उसका नौकर हो जाएगा। हाँ, इनके कुछ रिजर्वेशंस हैं उसके खिलाफ, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है शायद उसके खिलाफ इनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। इन्हें लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी तो किसान जो है वो उनका गुलाम होकर रह जाएगा कंपनियों का, उसकी जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो महंगा डीजल और पेट्रोल आपको मिल रहा है उसकी पूर्ति आप फिर किन मदों में कर रहे हैं? उसकी घर के खर्चे, क्या आपकी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ी है? इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम तो घटी है, और लॉकडाउन से, नोटबंदी से। ओके, मोदी सरकार के राज में आपकी इनकम कम हुई है? जी जी। और महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है। तो फिर घर का खर्चा आप किस प्रकार से चला रहे हैं? अब घर का खर्चा तो ऐसे ही चल रहा है कुछ नहीं। आप जैसे महंगाई बढ़ गई है और इनकम आपकी बढ़ी नहीं है तो किन खर्चों में आपको कटौती करनी पड़ी है? तमाम सब्जी है, राशन है, उन्होंने तमाम तरह की कटौती करनी पड़ती है। ऐसे ही
बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? बच्चों की पढ़ाई पे पड़ रहा है फर्क, बच्चे इन पे बहुत ज़्यादा फीस वीस की बहुत प्रॉब्लम आती है। इनकम घटने और महंगाई बढ़ने का दुष्प्रभाव ये रहा है कि यह कह रहे हैं कि इनके ना सिर्फ राशन से लेकर सब्जी और फल फ्रूट खाने के लिए और खर्चा करने की क्षमता कम हुई है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस के लेके सभी का संकट खड़ा हो गया है। तो इनका सीधा सुझाव और रिक्वेस्ट मोदी सरकार से सीधी सीधी यही है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम की जाए और किसान से संबंधित जो कानून हैं उनमें किसानों से संबंधित मुद्दों को बेहतर तरीके से हल किया जाए और वो किसान के फेवर में बनाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। हमारे साथ एक किसान हैं जो कि अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाने आए हैं और चूंकि डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है इस वजह से इन्होंने केवल 5 लीटर डीजल लिया है। आप देखिए कि महंगे डीजल का कितना दुष्प्रभाव हो सकता है कि ट्रैक्टर जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें भी यह किसान केवल 5 लीटर डीजल भरवा रहे हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं कि महंगे डीजल की वजह से इनकी खेती किसानी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम धर्मवीर लाइव में। डीजल भरवाने आए थे? डीजल भरवाने आए। आपने केवल 5 लीटर ही डीजल लिया है? कमर तोड़ दी महंगाई ने। डीजल की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पहले आप कितने लीटर तक डीजल भरवा लेते थे? फुल करा के ले जाए, लेकिन अब आप टंकी फुल नहीं करा पाते हैं। सकते पैसा ही नहीं है, इतनी महंगाई में कहाँ से आए। कितने रुपए लीटर पड़ा है आपको डीजल आज? ये 100 कितना है ये आज? 5 लीटर आया है 500 रुपये का। 500 रुपये में लगभग 5 लीटर 5.21 लीटर तेल आया है, तो लगभग 100 रुपये लीटर, ऐसा इनका मानना है कि लगभग 100 रुपये लीटर डीजल हो गया है। इसकी वजह से जो किसान पहले टंकी फुल करा लेते थे डीजल की एक ट्रैक्टर के अंदर, वही किसान अब केवल 5 लीटर डीजल लेके जा रहे हैं। तो आपकी जो खेती की लागत है क्या वो भी बढ़ी है इससे? काफ़ी बड़ी महंगी पड़ गई ना। लेकिन क्या आपकी आमदनी बढ़ी इसके? आमदनी कहाँ और घट रही है, आमदनी तो। आप खुद किसानी करते हैं या भाड़े पे ट्रैक्टर चलाते हैं? खुद करते हैं। खुद की किसानी करते हैं इसी ट्रैक्टर से? इसी ट्रैक्टर से खुद। तो आपका ये कहना है कि आपकी महंगाई बढ़ी है लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है आमदनी किससे बढ़ रही है ही नहीं, आमदनी क्या है। लेकिन ये महंगा डीजल पेट्रोल आप क्या मानते हैं, ये भारत सरकार की वजह से है या राजस्थान सरकार की वजह से? राजस्थान सरकार की वजह से। राजस्थान में 10 रुपया महंगा। नहीं, ये तो केंद्र से चल रहा है मामला। राजस्थान सरकार का इसमें सरकार तो अब ये है कि खुद का अपने उस पर बैन कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही है। आप ये कह रहे हैं राजस्थान सरकार अपने लेवल पे नहीं कर रही है? हाँ, अपने लेवल पे नहीं कर रही है। केंद्र ज़्यादा जिम्मेदार है। यूपी में कर रखा है 10 रुपये लीटर का अंतर है, और यहाँ राजस्थान में 10 महंगा है। हाँ, तो यूपी सरकार ज़्यादा हितैषी है वो जनता की। राजस्थान नहीं कर रही है। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? मोदी सरकार, मोदी जी को? बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक। लेकिन महंगे डीजल की वजह से आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं? अब नाराज हैं। आगे अगर वोट देने की बारी आएगी तो आप बीजेपी को वोट नहीं? क्या करते हैं भविष्य बताएगा। महंगे डीजल पेट्रोल से आपकी उस पर कोई फर्क? असंतुष्ट हैं हम। महंगे डीजल की वजह से यह किसान असंतुष्ट हैं। एक और सवाल पूछूंगा मैं, एक नए मोदी सरकार नए किसान कानून लेके आई है, आप क्या मानते हैं वो किसानों के हित में है या किसानों के खिलाफ है? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो MRP पे चल रहा है मामला। कोई बेचना चाहे बेचो, नहीं बेचो मत बेचो। उससे तो कुछ नहीं है। उससे किसानों को न लाभ है न हानि है? ना कोई लाभ ना कोई हानि। कोई नहीं, आप न्यूट्रल हैं उसके मामले में? उससे तो कोई फर्क नहीं है। उससे चलिए, जो मोदी सरकार कह रही है कि वो कृषि कानून लाई है कि किसानों की आय डबल करने के लिए, उसको लेकर इनका मानना है कि उससे किसानों की आय पर कोई भी सीधा फर्क नहीं पड़ेगा और उनको उन कृषि कानूनों से सीधा अंतर नहीं आने वाला है। हमारे साथ एक और किसान हैं जो डीजल डलवाने आए थे। आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। वो अपने ट्रैक्टर की सीट पर ही बैठे हुए हैं, उनसे उसी पर बात करते हैं। वो कुछ चकबंदी से संबंधित कुछ मुद्दा भी उठाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले हम महंगे डीजल और पेट्रोल को लेकर ही उनसे बात करेंगे। हाँ साहब, डीजल और पेट्रोल महंगा है? हाँ महंगा है सर, काफ़ी महंगा है अब तो। इसकी वजह से आप क्या मानते हैं, इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है या भारत सरकार जिम्मेदार है? खासकर तो हम राजस्थान के, तो राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ 10 रुपये लीटर महंगा है। लेकिन अगर 10 रुपये लीटर सस्ता कर दिया जाता है तो आपको लगता है कि डीजल सस्ता हो जाएगा? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं 5000 लीटर डीजल पजारता हूँ, तो 10 रुपये दे, आप बताओ 50,000 का फ़र्क पड़ेगा।
10 रुपए से इनको 50,000 रुपए का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि ये 5,000 लीटर डीजल ट्रैक्टर में यूज करते हैं। इस वजह से इन्हें लगता है कि अगर थोड़ा सा भी कम राजस्थान सरकार कर देती है तो इनको काफ़ी फर्क आएगा। लेकिन क्या केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, जिम्मेदारी तो है केंद्र सरकार की। कि जैसे किसानों के, मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है और वो गांव के चारों ओर, तो अगर चकबंदी हो जाए, चाहे 18 बीघा हो जाए, उससे आदमी को लाभ मिलेगा। आवारा पशुओं से, उनसे असली मेन समस्या आवारा पशु और चकबंदी। ये जो चकबंदी वाला जो मुद्दा उठा रहे हैं, दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसान के जहाँ दूर दूर होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, तो किसान गांव के चारों ओर उनके खेत, छोटे छोटे खेत फैले हुए होते हैं, तो किसान ऐसी मांग करते हैं सरकारों से कि उनका इस प्रकार से खेतों को एक साथ जोड़ दिया जाए ताकि उनको तारबंदी करने में सहायता मिले और ये जो पानी के साधन बनाने में सहायता मिले। अगर 1 बीघा खेत इस कोने पे है, 2 बीघा खेत कहीं और कोने पर है, तो ये चाहते हैं कि भले ही 3 बीघा खेत ना मिले, 2.5 बीघा ही खेत मिले, लेकिन वह एक साथ मिल जाए ताकि इनको सिंचाई करने में और खेती किसानी से संबंधित और व्यवस्थाएं डेवलप करने में आसानी रहे। लेकिन एक प्रमुख सवाल हम इनसे फिर से एक जरूर पूछेंगे कि ये जो आवारा पशु वाली समस्या आपने कही थी, ये आवारा पशु वाली समस्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है, भयंकर बढ़ी है, भयंकर बढ़ी है। देखिए, ये गौवंश वाला और कुछ गौवंश से जुड़ा हुआ और जो सांड हैं उनसे संबंधित जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि इनके ऊपर किसी प्रकार की रोक लगाने से सरकारें इनकार करती हैं, उस वजह से किसानों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। उत्तर प्रदेश से हम ऐसी खबरें पढ़ते थे कि किसानों ने आवारा गौवंश को स्कूलों में बंद कर दिया, सरकारी कार्यालयों में बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ इशारा ये कर रहे हैं कि इनकी फसलों को आवारा पशु काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जब आप आवारा पशु की बात करते हैं तो ये क्या है? जो हिरन है, नीलगाय है, इस तरीके का आवारा पशु है, या फिर आप सांड, गाय और इनकी? गाय और सांडों से ही परेशानी ज़्यादा है। जो आवारा पशु का मतलब इनका गाय और सांड से है, यही गौवंश से है, गाय और सांड से ही है? हाँ जी, गाय और सांडों से ही परेशानी है इनका, उनसे ही ज़्यादा मतलब है। आप पहले मोदी जी को वोट दिया है पिछली बार आपने, या मोदी जी के खिलाफ वोट दिया था? वैसे हमने कर्ज माफी के चक्कर में कांग्रेस को वोट दिया। आपने कर्ज माफी के चक्कर में कांग्रेस को वोट दिया था? जी। लेकिन अब चूंकि डीजल और पेट्रोल महंगा है, तो आप आने वाले चुनाव में मोदी को वोट देना पसंद करेंगे या कांग्रेस को वोट देंगे दोबारा? हम वोट डालना ही बंद कर दिया, अब किसी को नहीं देंगे। सभी पार्टी एक जैसी है, कोई सी हो। ये किसान है, सभी एक जैसे हैं, सभी को 20% चाहिए। खंजरा को पैसे आकर सबको, कोई सा MLA हो, कोई सा MP हो, सबको 20%, 30% खुले में पैसा चाहिए। इनने कोई लेन देना नहीं है, कोई सी पार्टी हो। वोट डालना ही बेकार, सबको खुले में पैसा है। मतलब वहाँ से 100% मिलता है, तो यहाँ फील्ड में आके 40% ही रह जाता है। 5% जयन को, उसको, सब खुले में पैसे लेते हैं। अरे चलने का यह किसान तो एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं और यह भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है कि जो वोटर्स पिछले कुछ समय से लगातार वोट करते थे, वही वोटर अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों की वादा खिलाफी से इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि वो आने वाले चुनावों में वोट ना करने की बात कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। और ये कहा भी जाता है भारत के लोकतंत्र के बारे में कि यहाँ पर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, चाहे आप सांपनाथ चुन लीजिए या नागनाथ चुन लीजिए, रिजल्ट लगभग एक जैसे ही आते हैं। तो इनको ये लगता है कि भले ही वो पहले कांग्रेस को वोट दिए हैं या भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में वह किसी भी पार्टी को वोट देने में वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हम इनसे एक और सवाल पूछेंगे। एक बात बताएं आप, जी सर, ये डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, इसकी वजह से आपकी क्या, जैसे आपके खर्चे तो बढ़ गए, साफ सी बात है, लेकिन क्या इसके सापेक्ष आपकी आमदनी भी बढ़ी? आमदनी तो नहीं बढ़ी सर, क्यों? इस पे सभी 20-25% सभी पे महंगाई आ गई। कपड़ा पे, लत्ता पे, खाने की चीज़ों पे, वगैरह वगैरह सब पे। फिर तो आपके लिए जब इनकम बढ़ी नहीं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी पूर्ति आप किन मदों से कर रहे हैं? आपने घर में खर्चे में कहाँ पर कटौती की है जिससे कि आपका घर का बैलेंस बना रहे? खाने पीने में ही कटौती की है, जैसे दूध ज़्यादा बेचने लग गए हैं पशुओं का, और इसी तरीक़ा से वही है सर, मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ रही है।
ये कह रहे हैं कि इस महंगाई और आमदनी के बीच में चूंकि अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जो दूध पहले घर के सदस्य पिया करते थे उस दूध को अब इनको बाज़ार में बेचना पड़ रहा है, और जो लेबर ये बाहर से या ट्रैक्टर से करवा लेते थे आज वही लेबर इनको खुद अपने शरीर से करनी पड़ रही है। तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार से आप कुछ अपील करेंगे? जी मेरी तो यही अपील है, किसानों के हित के लिए चकबंदी और आवारा पशुओं से छुटकारा मिलना चाहिए। चकबंदी और आवारा पशु, इनके दो बड़े मुद्दे हैं। ये हमने पहले भी कई गांवों में भ्रमण किया और जब हम गए थे तो वहाँ पर भी बहुत सारे किसानों की ये समस्या है कि आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन भारत में आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पर गाय, गौवंश और सांड से संबंधित जो बातें हैं वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इस वजह से इन आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के कानून काफ़ी सख्त होते जा रहे हैं गौवंश की हत्या के खिलाफ, लेकिन उनका पालन पोषण, भरण पोषण या फिर उनको कहाँ रखा जाए इसके बारे में सरकारों की नीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं, और इसका खामियाजा लोकल किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आवारा पशु उनकी फसलों को खराब कर देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमने निजी उपभोक्ताओं और किसानों से बात की। आइए बात करते हैं एक ऑटो ड्राइवर साहब से, उनसे पूछते हैं कि महंगा तेल, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी होने से उनका किस प्रकार से लाइफ स्टाइल पर फ़र्क पड़ा है, या उनकी आमदनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। बात करते हैं। सीएनजी महंगी हुई है पिछले कुछ समय? महंगी है सर, 65-66 रुपये। पिछले महीने कितनी थी? ये काफ़ी दिनों से, मतलब ये पहले से ये यहाँ पे सीएनजी इनके हिसाब से महंगी है, लेकिन डीजल पेट्रोल की बजाय तो सस्ती पड़ती होगी। हाँ, डीजल से चलती है, डीजल पेट्रोल से चलती है। डीजल और पेट्रोल से जो सीएनजी भारत में आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है वह जो ऑटो वाले हैं उन्हीं को मिला है। हमने दिल्ली में भी देखा है कि जब से डीजल पेट्रोल वाहन ऑटो की बजाय सीएनजी के ऑटो आए हैं तब से उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि सीएनजी से परिचालन थोड़ा सस्ता पड़ता है। इस वजह से अब भरतपुर में जब से सीएनजी की पंपें स्टार्ट हुई हैं यहाँ पर भी ऑटो वालों के लिए काफ़ी फ़ायदा मिला है। कितने महीने हो गए आपको यहाँ सीएनजी डलवाते हुए? मेरे को 2 साल हो गए। लेकिन 2 साल पहले भरतपुर में तो सीएनजी थी नहीं? थी यहाँ पे जो रिको एरिया में थी। 2 साल से यह सीएनजी डलवा रहे हैं, तो उससे पहले आप पेट्रोल पे चलाते थे? नहीं, सीएनजी से चलाते, एलपीजी गैस। 2 साल पहले यह एलपीजी गैस पे चलाते थे, तो एलपीजी महंगा पड़ता था या सीएनजी महंगा पड़ता था? उस टाइम एलपीजी सस्ता था, सीएनजी तो अब आई है 2 साल पहले, 2-3 साल से पहले आई है सीएनजी। तो एलपीजी, तो जब आप एलपीजी से चलाते थे तब आपको ये सस्ता पड़ता था इसका चलाना, या फिर जब आप सीएनजी से चला रहे हैं तो वो सस्ता है? सीएनजी सस्ती है। ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले जब ये एलपीजी से चलाते थे तब इनको महंगा पड़ता था, लेकिन आज 2 वर्ष के बाद यह जब सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनको यह सस्ता पड़ता है। तो आपके कुछ भाड़े भी रिवाइज हुए हैं क्या? जी नहीं, भाड़े में कोई परिवर्तन नहीं है। कितने वर्ष से आपका एक ही भाड़ा चल रहा है? कम से कम हो गए 4-5 साल। महंगाई काफ़ी बढ़ी है, लेकिन ऑटो वालों के भाड़े रिवाइज नहीं हुए हैं। कितने रुपए किलोमीटर आप लेते हैं अभी? 3 किलोमीटर के 10 रुपये। 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं? 3 किलोमीटर के 10 रुपये ये लेते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कितने रुपए होने चाहिए? कम से कम पैसेंजर के हिसाब से 20 रुपये तो भाड़ा होना चाहिए। 20? 5 सवारी का 100 रुपये तो बनता है। ये कह रहे हैं कि कम से कम ये भाड़ा डबल होना चाहिए, जो आज की डेट में है इस भाड़े को डबल किया जाना ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि इनके ऑटो में 5 सवारी आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन यह एक अच्छी बात है कि सीएनजी जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करने वाले लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो रही है, उनकी महंगाई थोड़ी सी, उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती जा रही है, और उसका लाभ इन ऑटो वाले भाई साहब को भी मिला है। थैंक यू भैया। हमारे साथ एक और उपभोक्ता हैं, आइए बात करते हैं। पेट्रोल डलवाने आए थे? जी सर। कितने रुपए लीटर पड़ी? पेट्रोल 103। 103 रुपये लीटर, सस्ती है? बहुत महंगी है। कितने रुपए महंगी है? बहुत ही महंगी है। कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, भारत सरकार या राजस्थान सरकार? दोनों ही हैं इसमें। दोनों जिम्मेदार हैं? दोनों ने बैट इतना लगा रखा है कि पहले कच्चे तेल की कीमत बहुत ही सस्ती थी, तब भी इतना नहीं था। अब तो उससे भी सस्ती है बैरियल प्रति, और पेट्रोल की कीमत 103 रुपये है। जब 35 रुपये बैरियल था, जब 70 रुपये पेट्रोल थी, अब 32 रुपये बैरियल है प्रति लीटर, अब 103 रुपये पेट्रोल है।
ये कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल पहले बाजार में बहुत महंगा था, तब पेट्रोल यहाँ सस्ता था, लेकिन क्रूड ऑयल अब सस्ता है तो यहाँ महंगा है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर उपभोक्ताओं से मुनाफा वसूली कर रही हैं। लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? बीजेपी को। आप बीजेपी के वोटर हैं? हाँ जी दिया तो बीजेपी को, क्योंकि सरकार अच्छी लग रही थी, मन के मोदी कुछ करेंगे, पर ऐसा क्या पता था कि ऐसा करेंगे। आप मोदी के इस महंगे डीजल और पेट्रोल वाले फैसले से खुश नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा आपको लगता है कि मोदी सरकार ने कुछ और अच्छा किया आपके? कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अनाज भी है, उसकी रेट भी बहुत कम है। जो गरीब किसान है वो तेल भी नहीं खरीद सकता, 100-200 रुपये लीटर है कच्चा वो सरसों का तेल, क्या खरीदेगा, क्या खाएगा इंसान। कह रहे हैं गरीब किसान ना तो डीजल सस्ता खरीद सकता है, ना ही खाने का तेल सस्ता खरीद सकता है, महंगाई चारों तरफ बढ़ी हुई है। तो अगला जो चुनाव होगा उसमें आप मोदी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। आप मोदी जी का विरोध करेंगे? जी। आप किसान हैं या किसान से संबंधित? किसान का बेटा हूँ। ये इनके पिताजी जो हैं वो किसानी करते हैं। इनसे एक बात और जानने की कोशिश करते हैं, इनकी शायद इनके पापा से ही बात हुई हो और शायद ये भी समझते हैं मोदी सरकार जो नए किसान कानून लेके आई है उनको आप किसानों के हित में मानते हैं कि किसानों के खिलाफ मानते हैं? अभी तो कोई फैसला नहीं ले रही सरकार किसानों के बारे में कि क्या करना है नहीं करना। किसान को 2 साल हो गए बॉर्डर पर डरे हुए, क्या करेगी उनके लिए? कुछ नहीं कर सकती वो। लेकिन आप मानते हैं कि जो आंदोलन किसान वहाँ बॉर्डर पे कर रहे हैं वो सही? किसान आंदोलन सही कर रहे हैं, सही आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहता है कि कृषि है जो एक सेक्टर के अंदर चले जाए, जैसे कंपनी के थ्रू। वो कंपनी अपनी मनमानी करेगी उस वक्त कि मुझे 10 रुपये किलो खरीदना है तो 10 रुपये किलो लेगी, उसे यूरिया कट्टा 1200 का देगी तो 1200 का देगी। वो अपनी मनमानी करेगा जैसे विदेशों में है। इनको लगता है कि जो नए किसान कानून हैं उनकी वजह से निजी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी और किसानों का शोषण बढ़ेगा। इस वजह से जितने भी किसान नेता और किसान आंदोलनकारी इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं वह दरअसल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप खुद गए थे उनके आंदोलन में? मैं गया था। वो किस महीने गए थे? मैं जनवरी में गया था। आप जनवरी में वहाँ गए थे? मेरा दोस्त था। कौन से बॉर्डर पे? यही जो दिल्ली बॉर्डर पे है। नहीं, दिल्ली में तो कई बॉर्डर अलग अलग हैं। भूल रहा हूँ सर, ये नाम नहीं आ रहा उसका। कौन से वाले रोड पे? ये जो आपका वहाँ हरियाणा गुड़गांव से लग रहा है, जो गुड़गांव से जो लग रहा है, आप उस वाले बॉर्डर पे गए थे जो राजस्थान साइड से लगता है? मानेसर साइड में? हाँ जी। वहाँ पर बहुत किसान डरे हुए थे पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। अब तक बहुत किसानों की शहादत हो चुकी है वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, वो उनकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन सर मोदी जी और उनकी सरकार तो कह रही है कि वो अगले 1-2 वर्ष के अंदर किसानों की आय डबल कर देंगे। कुछ नहीं अभी तक होगी है या बताइए, क्योंकि गेहूं का कीमत है वो 1600 रुपये है और किसान को 1 बीघे में लागत लगती है, मतलब 10,000 का गेहूँ हो रहा है तो उसमें 15,000 की लागत आ रही है, तो क्या खाएगा उसमें, क्या बचाएगा? ये तो कह रहे हैं कि जो गेहूं की पैदाइश किसान कर रहा है वो दरअसल घाटे में कर रहा है। घाटे में कर रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा घाटे में। खुद करता हूँ, मुझ पर इस वक्त 1 बीघे में 20 मन गेहूँ हुए थे, उसकी कीमत है 8,000 रुपये और मेरी लागत आई उसमें 11,000 रुपये की, तो क्या खाऊंगा मैं, बताइए। मोदी सरकार तो कह रही है कि उसने किसानों की इनकम डबल कर दी। कीमत इस वक्त 1600 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन एमएसपी तो ज़्यादा भी जो सरकार लेती है 1950 की रेट है वो बंद कर रखी है, उन्होंने लिया ही नहीं हमारा अनाज। पर मोदी कहती है कि मन पे हमारे लिए भरने के लिए स्टॉक नहीं है, खाली बोरे नहीं है, बहाना दे के टाल देते हैं। ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी घोषित मोदी सरकार जो एमएसपी घोषित कर रही है वो केवल घोषणा है। दरअसल जब आप वहाँ पर मंडी में जाते हैं या वहाँ पर अपना गेहूँ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर सरकार आपके गेहूँ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो 1950 की प्रति क्विंटल की जो रेट है एमएसपी की वह केवल कागजों में है। दरअसल 1650 रुपये में इनको खुले बाजार में ही अपना गेहूँ बेचना पड़ता है और यह 3 बार ये कह रहे हैं कि आप आ चुका हूँ मंडी पर, वो ये कहते हैं हमारे पास खाली बोरे नहीं है, ऊपर से आ नहीं रही है, तो इसलिए आपका अनाज हम नहीं ले सकते। कौन सी मंडी में जाते हैं? ये जो किसान मंडी है, अनाज मंडी, जो नई मंडी है, वो पुरानी मंडी है, जो ये भरतपुर के उपभोक्ता किसान हैं तो ये कह रहे हैं कि भरतपुर में ही जो लोकल मंडी है ये वहाँ पर 3 बार जा चुके हैं, लेकिन तीनों बार इनको लौटा दिया गया है ये कहते हुए कि हमारे पास बारदाना नहीं है, बोरियां नहीं है, इस वजह से ये वहाँ बेच नहीं पाए। फिर आपने क्या गेहूँ खुले बाजार में, क्या बाजार में बेच दी मैं सर 16 से 20 में, क्या करें? 1620? हाँ जी, पैसा नहीं था, पैसे की जरूरत थी तो क्या करें, बेचना तो पड़ेगा ही।
देखिए, यह छोटे किसानों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनकी जो क्षमता है होल्ड करने की गेहूं को या बाकी फसलों को, वह बेहद सीमित है। उनको फसल पैदा होने के तुरंत बाद ही उसको बाजार में बेचना होता है, क्योंकि वह इधर उधर से पैसा उठाकर, बाजार से पैसा उठाकर खेती में लगाते हैं। खेती की लागत महंगी है, तो उनको काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और जब उनकी फसल आती है तो उनको जल्द से जल्द पैसा चाहिए, ताकि जो पैसा उन्होंने ब्याज पे उठाया है, बाजार से उठाया है, उसको रीपेमेंट कर सकें। इस वजह से बहुत लंबे समय तक छोटे किसान वेट नहीं कर सकते, और इसी का फ़ायदा छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो उठाते हैं। वो उनको सस्ती रेट पे गेहूं या और जो उनकी सामग्री है उसको खरीदते हैं, लेकिन मंडियों में एमएसपी पर यह सरकार खरीद नहीं करा पा रही है। जहां भी कहीं खरीद हो रही है, वहां पे सीमित मात्रा में खरीद हो रही है। हर किसान की खरीद अभी भी नहीं हो रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ खड़े हुए हैं। वह 3 बार अपनी गेहूं की फसल बेचने गए, लेकिन तीनों बार उनकी फसल नहीं खरीदी गई, और अंततोगत्वा उनको एमएसपी से पूरे 370 रुपये कम में खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ी। जी सर। तो आप मोदी सरकार से पूरी तरीके से फिलहाल नाराज? मैं तो नहीं है सर। हम आपने पिछली बार वोट देके गलती कर दी जी। आपको पछतावा है इस बात? जी सर। आपने किस आधार पर मोदी सरकार को वोट दिए थे? क्योंकि हमने देखा था कि गुजरात में मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, पर ये नहीं पता था कि ये केंद्र में आकर ऐसा करेंगे। आप गुजरात गए हैं कभी? गुजरात में रहा था 1 महीने। किस क्यों? फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, सब चीज़ एकदम टॉप है वहाँ पर, इंसान भी सही है वहाँ के, और आपकी क्लियरिटी, वो सिटी की क्लियरिटी देखो, बसावट देखो, सब अच्छा है। पर केंद्र में आकर उन्होंने सब घपला कर दिया। इनका ये कहना है कि जो गुजरात मॉडल था मोदी जी का, उसको देखकर इन्होंने मोदी जी को वोट देने का डिसीजन लिया था, और उन्होंने शायद 2 बार उनको वोट भी दिए। लेकिन पिछले 7 वर्ष में मोदी का जो केंद्र में क्रियाकलाप रहा है, उससे यह सहमत नहीं है, और उनको लगता है कि मोदी जी ने दरअसल केंद्र में आने के बाद उस तरीके की रूल नहीं किया है जिस तरीके का रूल इन्हें लगता था कि वह गुजरात में किया करते थे। इस वजह से आने वाले समय में यह मोदी जी को वोट नहीं देंगे, तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, पार्टी तो दोनों ही कराए, कोई अच्छी पार्टी आती है तो उसका देखते हैं, पर कांग्रेस इससे अच्छी थी तब भी। आप ये मानते हैं कि 2014 से पहले का जो रूल था वो बेहतर था बनस्पत? अब हमने 2014 से पहले था, जो सिलेंडर की कीमत थी 300 रुपये कुछ थी, और अब सिलेंडर की मोदी ने क्या कि आपको सब्सिडी मिलेगी। सिलेंडर 800 रुपये का हो गया, 500 रुपये सब्सिडी मिलेगी। धीरे धीरे 2-5 साल के अंदर वो सब्सिडी भी खत्म कर दी, और सिलेंडर उतना ही बचा, जैसे ना मोदी ने कहा कि सब्सिडी समेत 900 रुपये का ही बचा है। वो अब किसान की कमर टूट चुकी है, वो भरवा भी नहीं सकता है। पहले तो किसानों के लिए बांट दिए थे सिलेंडर, क्यों जब तो फ्री में दिया था, अब किसान की औकात नहीं है इतनी भराना की, क्योंकि 900 रुपये के कैसे भराएगा। तो आपके पास सब्सिडी नहीं आ रही? नहीं आती है, 3 रुपये आती है। 3 रुपये सब्सिडी? सब्सिडी कल ही परसों मैंने सिलेंडर भराया था, मेरे पास 4 रुपये जन 3 रुपये सब्सिडी आई है। 3 रुपये सब्सिडी? ये कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार सब्सिडी के नाम पर गैस उपभोक्ताओं के साथ मजाक कर रही है। वो 3 रुपये सब्सिडी भेजती है, जब आप 900 रुपये का सिलेंडर लेते हैं तो 3 रुपये सब्सिडी भेजती है। ये कौन सी सब्सिडी है? ये पता ही नहीं कौन सी सब्सिडी है, 3 रुपये कौन सी सब्सिडी होती है। तो ये तो एक तरीके से मजाक कर दिया। बिल्कुल मजाक है सर। मेरे मैसेज भी है शायद उसका, सिलेंडर आपका 885 कुछ रुपये का भरा था मेरा, 985 का, पर उसमें 3 रुपये की सब्सिडी आई थी मेरी। ये कह रहे हैं कि इनके पास मैसेज भी आया है जो सब्सिडी के पैसे आए हैं। आप गजब देखिए, 3 रुपये जमा करने के बाद भारत सरकार उपभोक्ताओं को मैसेज और भेजती है कि हमने आपके ऊपर 3 रुपये का एहसान कर दिया है। अगर वो 3 रुपये नहीं आए तो घर का बजट गड़बड़ा जाएगा आपका? नहीं सर, जैसा था वैसा ही रहेगा। 3 रुपये नहीं आए तो 3 रुपये और ले लेगी सरकार, तब भी कुछ नहीं है, किसान तो तब भी झेलेगा बेचारा, क्या करेगा। 3 रुपये अगर आपके घर में भारत सरकार नहीं भेजेगी तो आपके घर का बजट नहीं गड़बड़ाएगा? नहीं सर, क्या गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा, जैसा है वैसे ही चलेगा। लेकिन भारत सरकार को शायद ये लगता है कि अगर वो 3 रुपये इन उपभोक्ता को नहीं भेजे तो शायद इनके घर का बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए भारत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पहले 900 रुपये गैस पर वसूल कर लेती है, उस पर GST ले लेती है, पूरी कमाई कर लेती है, और उसके बाद 3 रुपये की सब्सिडी एक मजाक के तौर पर देश के उपभोक्ताओं के पास भेज देती है, और उसका मैसेज भी भेजती है कि हमने आपके 3 रुपये जमा कर दिए हैं। तो लेकिन एक खास बात देखिए कि यह मोदी समर्थक रहे हैं, मोदी जी को इन्होंने 2 चुनावों में लगातार वोट दिया है, लेकिन आज ये मोदी जी से नाराज़ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि यह साफ कह रहे हैं कि संभव नहीं है कि फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे। भले ही बीजेपी को वोट ना दें, लेकिन ये कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। अब पता नहीं ये तीसरी कोई और विकल्प अगर उभरता है तो संभव है कि उसको वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का राज आपको लगता था कि इससे बेहतर? हाँ, इससे बेहतर था तब भी।
आपकी जिंदगी कांग्रेस के टाइम पर हमको मिट्टी का तेल मिलता था। मोदी सरकार आई है उससे 6 साल हो गए, उसने मिट्टी का भी तेल बंद कर दिया हमारे लिए जो मिलता था, जो कि इस डीलर से उनको मिट्टी तेल मिलता था जिससे हम अपना खर्च चला लेते, इंजन फिंजन भी चला लेते। तो वो 5 रुपये या 6 रुपये लीटर मिलता था, अब ये 100 रुपये लीटर है डीजल, इसको क्या कब तक खरीदेंगे। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने आने के बाद कैरोसिन का तेल भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से कैरोसिन के तेल के कई सारे उपयोग किसान कर लिया करते थे। वह ना सिर्फ उजाले के काम आता था बल्कि उसको कई बार डीजल के साथ मिक्स करके ये लोग खेती किसानी में भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो इनकी ज़िंदगी बीजेपी आने के बाद मुश्किल ही हुई है, आसान नहीं हुई है। लेकिन जो मोदी जी के जो वायदे थे उसके हिसाब से तो आपकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी। नहीं, कुछ भी, सब वादे झूठे हैं मोदी जी के, जो भी किया अब तक सब झूठा किया है। आपने 2019 में भी मोदी जी को वोट दिया था? जी। 2014 में भी दिया था? जी। तो 2019 और 2014 के बीच में जो 5 वर्ष बीते थे उसके दौरान आपको मोदी जी ने कुछ अच्छा किया था? कुछ भी नहीं किया अच्छा अभी तक तो। लेकिन आप दोबारा वोट क्यों दे के आए फिर? दोबारा मैंने साथ अब कर दें, सरकार को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। पिछली सरकार शायद कर्ज छूट गई हो सरकार केंद्र के ऊपर, तो उसको चुकाने में टाइम लगा। मैंने कहा अब की बार कर दें कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उल्टा देश घाटे में ही जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि यह सरकार बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका सब है, सभी ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल नहीं गिरी। भारत ने लॉकडाउन करके गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि बहुत हद से ज़्यादा। मतलब आपकी आमदनी भी प्रभावित हुई है और महंगाई भी आपके खिलाफ बढ़ी है। बहुत लोगों का रोजगार छीन चुका है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। डीजल डलवाने आए थे? हाँ जी सर। कितने रुपए लीटर पड़ा है? ये 100 के आसपास चल रहा है। 100 रुपए लीटर? हाँ, 96 कुछ है। सस्ता है? बहुत महंगा है। बहुत महंगा है? बहुत महंगा है, बहुत। कितना रुपया महंगा लग रहा है? यहाँ से तो यूपी में भी सस्ता है। यहाँ से यूपी में सस्ता है? हाँ, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। तो ये महंगे डीजल के लिए आपको क्या लग रहा है, राजस्थान सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है या भारत सरकार? भारत सरकार। भारत, इनको लगता है कि भारत सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, राजस्थान सरकार क्यों नहीं? सभी कुछ उसी के हाथ में है, भारत सरकार के में। अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के हाथ में सब कुछ है, भारत सरकार ने पीछे से ही डीजल महंगा कर रखा है। ये बताइए कि ये जितना महंगाई आपकी बढ़ रही है, इससे आप जो घर के जो क्या आपकी आमदनी भी बढ़ी है? आमदनी तो है ही नहीं, आमदनी तो है ही नहीं। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं? प्रॉपर्टी का है, किसान का है। ये आपकी आमदनी नहीं बढ़ी? बिल्कुल बहुत डाउन है। ये कह रहे हैं आमदनी डाउन है और महंगाई बढ़ी है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं घर का खर्चा, कि महंगाई बढ़ गई है और आमदनी कम हुई है, तो किन मदों में आपको कटौती करनी पड़ रही है? सभी में कटौती चल रही है। अब 500 रुपये का डीजल डराना पड़ रहा है, गाड़ी बहुत कम चलानी पड़ रही है। ये कह रहे हैं कि पहले टंकी में ज़्यादा तेल डलवा लेते थे लेकिन अब कम डीजल डलवाते हैं क्योंकि उसकी रेट ज़्यादा है। लेकिन और भी कई मदों में और कोई कटौती हुई क्या, जो ज़रूरी खर्चे हैं घर के, उनमें आपको कटौती करनी पड़ रही है? तो सब में कटौती चल रही है, घर से निकल ही नहीं पा रहे। कोरोना की वजह से नहीं निकल रहे हैं या वैसे भी महंगाई की वजह से आप नहीं चाहते कहीं जाना? इनकम नहीं है, इनकम वो तो निकले आदमी, इनकम ही नहीं, चारों तरफ महंगाई है। ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार के राज में महंगाई ज़्यादा है, आमदनी कम है, इस वजह से वह घर से भी कहीं नहीं निकलना चाहते हैं और वह अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने वोट किसको दिया था, मोदी जी को या कांग्रेस को? हाँ, सेंटर में तो मोदी को ही दिया था। 2014 और 2019 दोनों बार मोदी को दिया था? हाँ जी। लेकिन अब चूंकि ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है और आमदनी कम हुई है, अगले चुनाव में आप रिकंसिडर करेंगे ये डिसीजन? अब देखेंगे, चुनाव आएंगे तब क्या होता है। कांग्रेस को वोट देंगे? अब देखेंगे चुनाव में क्या होता है। चुनाव में ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने और आमदनी कम होने की वजह से ये अभी फिक्स नहीं कह सकते कि अगले आने वाले चुनाव में ये मोदी को वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये कोई सर्टेन इनका डिसीजन नहीं है कि वोट देंगे या नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ एक और उपभोक्ता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल लेने आए थे? जी सर। किस रेट पड़ा? 103। 103 सस्ता है या महंगा है? महंगा है, बहुत महंगा है। कितना महंगा है आपके हिसाब से? हिसाब से मेरे 10-15 रुपए पर लीटर महंगा है। 10 से लेके 15 रुपए पर लीटर महंगा है।
आप क्या मानते हैं इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है या राजस्थान सरकार? दोनों ही सरकार जिम्मेदार हैं। दोनों ने बैट अपने अपने लगा रखे हैं। कम से कम 10-12 रुपये तो इसने राजस्थान सरकार ने लगा रखे हैं और 10-15 रुपये उसने लगा रखे हैं। केंद्र सरकार ने ज़्यादा लगा रखा है। बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। तो आपने पिछली बार वोट किसको दिया था, मोदी जी को या? वोट तो मोदी जी को ही दिया था। आगे भी आप मोदी जी को वोट देंगे? नहीं, कोई चांस नहीं। अब आगे आप मोदी जी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों आप मोदी जी को क्यों वोट नहीं देंगे? वोट यूँ नहीं देंगे मोदी जी को। उन्होंने किया तो वादे बहुत थे, उनमें से कुछ ही पूरे हो पाए हैं। काला धन लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, ये करके लाएंगे। उन्होंने अपने सीमित आदमियों के जेब भर लिए और वैसे तो डोल ही रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं। आम जनता है ये परेशान हो रही है। पता नहीं कुछ क्या हो रहा है देश में। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया? नहीं किया तो है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। गरीब किसान मर रहे हैं। ये रोडों पे देखो, दिल्ली जाम था पूरा, अब तक दिल्ली में किसान भरे पड़े हैं। नहीं तो क्या किया है मोदी जी ने? कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। तो ये है कि काले धन के हिसाब से अपने जेब वगैरह को भर रहे हैं। विदेश से पैसे लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो महंगाई कितनी बढ़ रही है आजकल। आपको भी लगता है कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है? हाँ जी बिल्कुल। केवल कुछ व्यापारियों की सरकार है? बातों से ही खुश करती है आम जनता को और कुछ नहीं है। तो आपकी जो मोदी सरकार के 7 वर्ष रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? देखो थोड़ी तो आसान हुई है। आपने हाँ डिजिटल इंडिया बना दिया उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। पहले आईफोन और ये 3G 4G को कोई नहीं जानता था, आजकल बहुत ही फास्ट नेट आने लग गया है। ये काम उन्होंने अच्छा किया है, इसकी तो सराहना करते हैं अपन। इसका लाभ आपको ज़्यादा है कि सरकार को ज़्यादा? हमको ज़्यादा है, वैसे तो सरकार को भी है, पर आम जनता को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। ये अब न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, पहले कहाँ थी इतनी। आजकल तो बैठे बैठे कहीं पे भी देख सकते हैं इनको। ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल इंडिया अभियान है, जिसकी वजह से 4G और 3G की स्पीड बढ़ी है, उसका एक हद तक भारत के लोगों को फ़ायदा मिला है और उसका श्रेय ये मोदी सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी तो नहीं बढ़ी है और उल्टा कम हुई है। अपने जेब से पैसा बहुत खर्च हो रहा है और काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में इनकी आमदनी बढ़ने की बजाय कम हुई है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप एक बताएं कि ये जो महंगाई बढ़ी है, इसकी आप घर के किन खर्चों में कटौती करके इसकी पूर्ति कर रहे हैं? घर के खर्चों में तो कटौती नहीं की है, लेकिन अपने काम धंधा ज़्यादा चालू कर दिया है। पहले उस काम को हम अपन थोड़ा बहुत ही बिजनेस से अपना काम चल जाता था, अब ज़्यादा काम करना पड़ता है, होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है और अपना जो बाहर का बिजनेस है वो भी बढ़ाना पड़ा हमको। इससे अपना काम गुजारा चल रहा है और क्या करें। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इस वजह से। तो सीधी सी बात है, अगर महंगाई बढ़ी है तो इन्होंने ज़्यादा मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाने का भी प्रयास किया है। तो आपकी आमदनी बढ़ी है मतलब? हाँ बढ़ी है आमदनी। तो काम ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आमदनी तो बढ़ेगी। हाँ, तो जो पहले आप कह रहे थे कि आमदनी कम हुई है? नहीं, काम तो कम ज़्यादा करना पड़ रहा है ना हमको। उससे पहले तो अपना खेती बाड़ी का काम है, वो थोड़ा बहुत करके ही गुजारा हो जाता था, अब ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगली बार आप भाजपा को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस का भी कोई पता नहीं है, अगर अच्छे काम हो और वो करे तो उसको भी दे सकते हैं और अगर देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी पे कुछ भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। राहुल गांधी तो और भी ज़्यादा धोखेबाज है। राहुल गांधी इनकी नज़र में और ज़्यादा धोखेबाज है, मोदी जी से भी ज़्यादा धोखेबाज है। लेकिन क्या आप किसानी करते हैं? जी किसान हैं? जी बिल्कुल। तो जो नए किसान कानून आए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो किसानों के हित में हैं या किसानों के खिलाफ हैं? किसानों के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है, खिलाफ ही हैं उससे। कुछ आपने कानून पढ़े हैं? कानून तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह ये काम करते हैं। पिताजी ने आपको बताया है कि किसान कानून, जो नए किसान कानून आए हैं वो किसानों के खिलाफ हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने टैक्स वगैरह की माफ़ी की बात की थी, वो भी कुछ नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने टैक्स वगैरह माफ़ी की बात की थी, वो भी ऐसी कर दिया, क्या पता नहीं।
कुल मिलाकर जो ये हैं, ये जो उपभोक्ता हैं, ये डीजल पेट्रोल की महंगाई से भी त्रस्त हैं और इनको लगता है कि सरकारों ने जो वायदे किए थे उन वायदों की पूरे करने में सरकारें नाकाम रही हैं। इस वजह से यह न तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ना ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इनको किसी तीसरे विकल्प की तलाश है। संभव है कि आने वाले चुनावों में कोई तीसरा विकल्प उभर कर राजस्थान में आए और यह उसके लिए वोट दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बंसल फिलिंग स्टेशन पर आए हुए हैं और आमतौर पर हमने यह देखा है कि इस बंसल फिलिंग स्टेशन के पास वाहनों की लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी डीजल पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कीमतों में अलग अलग अंतर आया है, कम लगभग 10 रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस पेट्रोल और डीजल पर है, इस वजह से भरतपुर के नज़दीकी जो पेट्रोल पंप हैं जो दूसरे स्टेट में केंद्रित हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो, वहाँ से पेट्रोल और डीजल की तस्करी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो नज़दीकी जो इन शहरों की जो पेट्रोल पंपें हैं उनके पास आमतौर पर 4 पहिया वाहन कोई भी डीजल या पेट्रोल लेने नहीं आता है। वह जाकर यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर स्थित बॉर्डर की पंप से डीजल और पेट्रोल भरवा लाते हैं। इस वजह से इन पंपों के बिजनेस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र जी, जो पिछले कई वर्षों से इस पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान की पेट्रोल और डीजल महंगे होने, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल डीजल के बीच में रेट का इतना अंतर होने की वजह से आपके कारोबार पर किस प्रकार का फ़र्क पड़ा है? सर, उस टाइम पे यानी कि जब ये गहलोत सरकार नहीं थी उस टाइम पे यहाँ पर 3-4 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता था, तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी क्योंकि डीजल भी 8-10 किलो करीब बिकता था, पेट्रोल भी 2-2.5 हज़ार लीटर करीब बिकता था। लेकिन जैसे ही ये गहलोत सरकार आई है और उधर यहाँ पास में यूपी है, तो वहाँ की सरकार ने वैट कम कर दिया, तो वहाँ पर 10 रुपये सस्ता है पेट्रोल डीजल, तो इसलिए यहाँ पर सेल पर इतना अंतर पड़ा है कि शायद 10 गुना अंतर पड़ गया पहले से। यहाँ 10 किलो बिकता था, आज शायद 1 किलो भी नहीं बिकता है डेली पर डे में। ऐसी पेट्रोल पर भी बहुत अंतर पड़ा है। पेट्रोल भी क्या है कि वो तो 1000-1500 लीटर करीब बिकता है, पहले 2-2.5 लीटर के करीब बिकता था। और ये लोकल ग्राहक है ना, वो तो लेके जाते हैं, लेकिन जो लंबा ग्राहक है वो नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि वो सोचता है मुझे ज़्यादा लेना है, तो पास में यूपी है 8-10 किलोमीटर है, वहाँ से लेता है। और डीजल क्या है कि जैसे कि यहाँ से किसी को लेना है तो खाली 1500 रुपये का लेता है, यहाँ से आगे जा करके वो गाड़ियाँ फुल करा लेता है, लेकिन बाकी सारी गाड़ियाँ यहीं फुल होती थी, अब सारी गाड़ियाँ वहीं पे चली गई हैं। ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार जब 2017 में यहाँ पे आई तो उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने राजस्थान में वैट कम कर रखा था, उत्तर प्रदेश में वैट ज़्यादा हुआ करता था। इस वजह से उत्तर प्रदेश के वाहन यहाँ राजस्थान में आकर डीजल और पेट्रोल भरवाने आते थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार आने के बाद से राजस्थान में वैट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वजह से अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर का अंतर आ गया है। इस वजह से इनकी जो फिलिंग स्टेशंस हैं इन पर पेट्रोल डीजल की बिक्री 10 गुना तक कम हो गई है। केवल लोकल लोग जो हैं भरतपुर के वही यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आते हैं, बाकी लंबी दूरी के जितने भी उपभोक्ता हैं वह उत्तर प्रदेश से पेट्रोल डीजल डलवाना पसंद करते हैं, और अगर वो यहाँ आते भी हैं तो इमरजेंसी के लायक 500 रुपये या 1000 रुपये का ही तेल डलवाते हैं। बाकी वो टंकी फुल करवाने वाली जो बात हुआ करती थी वो उत्तर प्रदेश से ही करते हैं। तो जितेंद्र जी, इस हिसाब से तो राजस्थान सरकार को टैक्स का काफ़ी घाटा हो रहा होगा। नहीं, घाटा तो हो ही रहा होगा, क्योंकि एक तो यानी कि जो यहाँ पर लगे हुए हैं कर्मचारी है ना, उनको भी पेमेंट यानी देने में भी उनको दिक्कत आती है, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना, तो यानी कि पेमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन जो पंप हैं, जो यूपी के आसपास जो पंप हैं हमारे राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए हैं, वो सारे बंद हो चुके हैं। अच्छा, वो सारी पंपें बंद हो गई हैं? बंद हो चुकी हैं। वो क्यों लेंगे वहाँ से, जब पास में 2 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे सस्ता मिल रहा है, तो फिर यहाँ से क्यों लेगा कोई? जितेंद्र जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर के आसपास की जो पंपें हैं वहाँ 4-5 पंपें ऐसी थी जो पहले काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन जब से ये वैट का डिफरेंस आया है तब से वो सारी पंपें भी बंद हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था।
सभी लोग उत्तर प्रदेश जाकर सस्ता डीजल और पेट्रोल खरीद लेते थे। तो ये इनका इशारा इस तरफ है कि संभव है कि आने वाले समय में अगर ये अंतर ज़्यादा बढ़ता है तो शहर की कुछ पेट्रोल पंपों को भी बंद करने की नौबत आ सकती है और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके बेरोजगार होने की भी नौबत आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ना भारतीय जनता पार्टी कम पड़ती है, ना ही राजस्थान सरकार कम पड़ रही है। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वही उपभोक्ताओं की जेब काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, थैंक यू। आइए हम एक और उपभोक्ता से बात करते हैं। सर, पेट्रोल लेने आए थे? बिल्कुल भाई साहब, पेट्रोल लेने आए। कितने रुपए लीटर पड़ी? जो रेट चल रही है वही 100 के पार पहुंच गई पेट्रोल। 100 के पार है? काफ़ी सस्ती है। सस्ती है, बहुत सस्ती है और इससे ज़्यादा देखते हैं, उम्मीद करेंगे कि और सस्ती होगी यहाँ से आगे। कितने रुपए और सस्ती होने की उम्मीद है आपको? तकरीबन देखेंगे कि अगर मोदी जी के जो आशीर्वाद जनता के ऊपर है तो हमारी उम्मीद और आशाएं तो ये रहेंगी कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 200 के पार पेट्रोल और डीजल देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की कृपा भारत की जनता पर बनी रही तो यह पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक सस्ता हो सकता है। जी। तो आप ये मान रहे हैं कि राजस्थान सरकार जिम्मेदार नहीं है इस रेट के लिए, भारत सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन यूपी में तो यहाँ से सस्ता है। यूपी में सस्ता है, मानता हूँ। जो वैट वाली बात है उसको लेके हमने पहले भी राजस्थान सरकार को भी हमारी बात रखी कि डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है उसको देखते हुए फिर आखिर में जो हमारी उम्मीद थी केंद्र सरकार से उन तक भी हमने अपनी बात रखी। कलेक्टर साहब के माध्यम से अभी 2 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, पेट्रोल पंपों पे जाके हमने धरना प्रदर्शन भी किए थे। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं NSUI जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर भरतपुर। अरे, पुष्पेंद्र गुर्जर जी हैं, ये NSUI के जिलाध्यक्ष हैं भरतपुर से, तो ये कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही बोलेंगे। लेकिन हम इनसे एक और बात पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर क्यों यहाँ पे डीजल सस्ता नहीं करती? आप एक तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर का तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में। कांग्रेस पार्टी के 10 रुपये प्रति लीटर के जो आप बता रहे हो कि हाथ में है, तो कहीं ना कहीं जो आयात निर्यात बाहर से तेल का होता है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो वैट छूट होती है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के अनुकूल बात है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में राजस्थान से सस्ता तेल है, तो ये जो अंतर है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की कीमत में, ये अंतर तो गहलोत सरकार के ही देन है ना? जो गहलोत सरकार की देन है, तो गहलोत सरकार के कार्यकाल में काफ़ी ऐसी योजनाएं भी हैं, काफ़ी बात करें महंगाई के, तो मुझे लगता नहीं है कि शायद केंद्र सरकार से ज़्यादा कहीं गहलोत सरकार ऊपर जा रही है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, यही बात तो केंद्र सरकार कहती है कि उनकी भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके लिए उनको इस तरीके से धन जुटाना है, और वही बात आप कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जिस वजह से उनको इस प्रकार से धन जुटाना है। सारी नीतियाँ चलती हैं दादा के घर से, तो मैं मानूंगा कि अगर केंद्र सरकार अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करेगी तो कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अभी किसानों का जो बुरा हाल है कि तितर के आगे तितर, तितर के पीछे तितर, ये वाली कहावत जो पहले हम सुनते आए हैं, तो MSP का ये था, MSP का वो था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को अपने आप को संभालना होगा। जनता के बीच में किसानों के हित में जो भी आपने देखा होगा कितनी जाने गई किसानों की, एक शब्द मोदी जी बोले नहीं। इससे ज़्यादा और घिनौने दिन हमारे लिए तो क्या होंगे। लेकिन पुष्पेंद्र जी, अभी 2 मिनट पहले एक किसान हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि वो 3 बार यहाँ पे नई मंडी में अनाज लेके गए हैं और उनका 3 बार मंडी से अनाज वापस कर दिया, ये कहते हुए कि बारदाना नहीं है, बोरियां नहीं है। तो वो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा यूं हुआ कि जो ऊपर से बड़े बड़े सेठ लोगों की जो मिली भगत है, जैसे कि मैं अमानी कहूँ और क्या कौन कौन से मैं आपके सामने नाम उजागर करूँ, कि मोदी जी जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं उनके पेट भरने में लगे हैं और किसानों के हित की बात उन्होंने की हो कि नहीं इससे किसानों को फ़ायदा है। किसान जब तक इस बात को प्रॉपर नहीं समझते, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हरियाणा, राजस्थान के, पंजाब के जो भी किसान पहुंचे उन तक पोस्टर विमोचन करके जो इस बिल की काले कानून 3 लेके आए मोदी जी, उनके हमने प्रॉपर बात भी पहुँचाई। जो किसान समझें वो आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि जो नए किसान कानून हैं वो किसानों के खिलाफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के खिलाफ में। मोदी जी क्यों वापस नहीं ले रहे?
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देगी? बिल्कुल कर देगी। कांग्रेस पार्टी लाना ही नहीं चाहती थी ऐसे बिल जो किसानों के अहित के हों। लेकिन हमने तो कपिल सिब्बल जी को पार्लियामेंट में बहस करते हुए सुना था कि वो इस तरीके के कानून लाना चाहते थे। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, हमने तो नहीं सुना कि लाना चाहते थे। लाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात कही होगी, ऐसा नहीं कि काले कानून ला के और ये प्राइवेट सेक्टर में दे दे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पक्ष में आते जब होते हैं तो एक बात करते हैं और सत्ता विपक्ष में जब बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि पक्ष में रह के ये कोई दूसरी बात करे, ऐसा कोई है नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो जनता को दिख रहे हैं, आने वाला समय जवाब दे देगा बहुत जल्दी। लेकिन ये हमने मोदी सरकार को अक्सर देखा है, वो पहले जीएसटी का विरोध करते थे लेकिन वो जीएसटी लागू किए। वो पहले आधार का विरोध करते थे, आज उन्होंने आधार धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया। ऐसे ही 2012 में पार्लियामेंट के अंदर हमने कपिल सिब्बल को कृषि कानूनों के पक्ष में बोलते हुए सुना था और उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, अब दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं, ये दोनों ही लोग जब जीवित थे तो इन्होंने सदन में उस कृषि कानूनों के खिलाफ बातें की थी। तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसकी अलग राय थी, कांग्रेस आज जब विपक्ष में तो उसकी अलग राय है। तो क्या गारंटी है कि सत्ता में दोबारा आने पर कांग्रेस की राय नहीं बदलेगी? जो आपने अभी बात बताई, बोला मोदी जी पहले ऐसे कहते थे, जब गुजरात सरकार के सीएम मोदी जी तो जीएसटी की और ये सारी बातों को वो बिल्कुल अपने पास तक आने नहीं देते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और आज उस जीएसटी में ऐसा क्या फ़ायदा देखा और ये इन काले कानूनों में उनको क्या लोभ और क्या लालच था कि जो इन्होंने आज आकर के पूरे देश में इस हालात से जूझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र गुर्जर जी हमसे बात करने के लिए। ये थे पुष्पेंद्र गुर्जर जी, NSUI जो राष्ट्रीय छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, उसके जिलाध्यक्ष हैं और इन्होंने 2 दिन पहले ही यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेट के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन सबसे गजब बात यह है कि 10 रुपये प्रति लीटर का अंतर तो कम से कम राजस्थान सरकार की वजह से ही कम किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार गहलोत सरकार राजस्थान में देश का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल क्यों बिकवा रही है, उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि देश की राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से नूरा कुश्ती का खेल करती हैं। जब मौका मिलता है तो हर पार्टी उपभोक्ताओं से और जनता से ज़्यादा टैक्स वसूली में जुट जाती है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो जनता के पक्ष में बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो राज्य सरकारों के मामले में ये साफ दिख रहा है कि ना कांग्रेस पार्टी जनता को की जेब काटने से पीछे हट रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जनता की जेब काटने से पीछे हट रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के भाग्य में तो आगे भी ये इसी तरीके से जेब कटाना ही लिख रहा है, क्योंकि देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की है कि वह जहां चाहें, जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं, वह जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से टैक्स लगाएं और अपनी अपनी पसंद की कंपनियों को लाभ पहुंचाते रहें उपभोक्ताओं की जेब काटने की कीमत पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।